हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और मैं एसआर भाई आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। नया टॉपिक कौन सा है, थंबनेल में देखा ही होगा आपने। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका त्रिकोण मिति। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके हम सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो भी है आपके, चाहे फार्मूले हो चाहे कंसेप्ट हो, और उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे और ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो ये उन सभी बच्चों के लिए वीडियोस है जो अभी क्लास 10 में हैं, जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देना है, वो रिवीजन पर्पस से इसको देख सकते हैं। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पहले से पढ़ रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो आप जरूर देखें इसको। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करेंगे। और जो अभी 9th से 10th में गए हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों के लिए भी ये क्लास है। उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया तो सारा सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आप इंग्लिश वर्ड से समझोगे तो ये आपका तीन शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है ट्राई प्लस गोनो प्लस मेंट्री। ठीक है, किन शब्दों से मिलकर बना है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्राई गोनो मेंट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब आप सभी को पता होता है, क्या होता है बच्चे, तीन। ठीक है, गोनो का मतलब क्या होता है, भुजा। ठीक, और मेंट्री का मतलब क्या होता है, माँ। ठीक, इंग्लिश वर्ड का जब हम इसको मतलब बांटेंगे और इसका जब मीनिंग निकालेंगे तो ये होता है तीन भुजा की माँ। ठीक है, लेकिन जब हिंदी वाले की इसको तोड़ेंगे तो ये आपको मिलेगा त्रिकोण मिति। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। इसका मतलब त्रि का मतलब तीन होता है, कोण का मतलब कोण आप जानते हो, और मिति का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी वर्ड से अगर मीनिंग समझोगे तो तीन कोणों की माप होता है, इंग्लिश वर्ड से मीनिंग समझोगे तीन भुजाओं की माप होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, तीन भुजाओं की माप को या फिर तीन कोणों के माप को हम जो रिलेशन होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो अब तीन कोण या तीन भुजा, आपको पता होगा तीन कोण या तीन भुजा कौन से फिगर में होती है बच्चे, या तीन भुजा कौन से फिगर में होती है, जल्दी जल्दी से बताइए। तीन कोण और तीन भुजा किस फिगर में होती हैं, कौन सा ऐसा बहुभुज होता है, या फिर आपका कौन सा ऐसा फिगर होता है जिसमें तीन साइड होती हैं और तीन एंगल होते हैं। तो आप सभी का आंसर आ चुका है, आपको पता होगा एक ऐसा फिगर जिसमें तीन कोण हो और तीन भुजाएं हो, उसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे, त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, उसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज का। ठीक है, किसका अध्ययन करते हैं, त्रिभुज का। त्रिभुज का होता है, आपको पता है तीन कोण और तीन भुजाएं होती है। मतलब इसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है त्रिभुज का, वो होता है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति होती है त्रिभुज। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखो इसमें आपके कई सारे त्रिभुज होते हैं। आपके कितने त्रिभुज होते हैं, टोटल आपके 6 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, जिसमें हम बेस एक को मानते हैं, एंगल के बेस पे डिसाइड करते हैं, तीन उस पे होते हैं, और तीन जो होते हैं वो साइड के बेस पर क्लासिफाई करते हैं, उनमें तीन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एंगल बेस पे हमारे त्रिभुज होते हैं वो आपको बात करते हैं। तो एक होता है न्यून कोण, ठीक, एक होता है आपका समकोण, और एक क्या होता है, एक होता है आपका अधिक कोण। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं, क्योंकि सारी चीजें जब आपको बेसिक समझ में आ जाएंगी तो आप क्वेश्चन जब करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण ऐसा त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज सॉरी। ठीक, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें आपका जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से हमेशा छोटे होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी एंगल नहीं होगा जो 90 डिग्री से बड़ा होगा। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, देखो इस सिंबल का मतलब ये होता है कि जिस साइड ओपन होगा, जिस साइड इसका मुंह खुला होगा, वो वाली साइड बड़ी होगी, और जिस साइड ये क्लोज होगा उस साइड की वैल्यू छोटी होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 अंश बड़ा होगा और थीटा छोटा होगा। इसका मतलब थीटा जो है वो 90 अंश से छोटा ही होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो अच्छी बात है। देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें हमारा थीटा का वैल्यू मतलब एक कोण जो होता है वो आपका क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण में क्या होता है बच्चे, इसमें आपका जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे होता है। एक एंगल ऐसा होगा उसमें जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो अच्छी बात है। अधिक कोण में क्या होता है, इसमें आपका एक एंगल ऐसा होगा जो 90 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम बेस मान के चलते हैं अगर थीटा को कोण को, तो आपके क्लासिफाई होते हैं त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, तो आप पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, तीसरा होता है अधिक कोण। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ना तो इसमें हमारा न्यून कोण आएगा ना तो हमारा अधिक कोण आएगा, इसमें हमारा जो आएगा वो आएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री का हो, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक, अब ये आपको चीजें क्लियर हो गई। फिगर आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप देख सकते हैं। जैसे ये हमने त्रिभुज बना दिया ए बी सी, और ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो जो हमारा त्रिभुज होगा, ये सिंबल देखो, ये सिंबल जो है अगर हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं तो हमारा कहलाता है ट्रायंगल या फिर त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज को अगर हम नोटेशन के फॉर्म में अगर व्यक्त करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा होगा बच्चे, ये आपका एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे जो एंगल बी है वो आपका है 90 डिग्री का। ठीक है, एंगल बी 90 डिग्री का, इसलिए आपका ये जो त्रिभुज बनेगा वो बनेगा एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसको मैं रब करता हूं और आगे हम मेन टॉपिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है उस पे आते हैं और उसके कुछ जो फार्मूले आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए चलो फिर अब हम बात करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये कहां पे अप्लाई होता है। ये आपको मैं बता देता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वो 110% आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर ही लगता है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और किसी भी त्रिभुज पे नहीं लगता है। देखो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें आपका होता है त्रिकोण मिति अनुपात। ठीक, जिसने पढ़ रखा उन सभी को पता होगा कि त्रिकोण मिति अनुपात क्या होते हैं। ठीक है, देखो अब आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज पर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है अप्लाई होता है। ठीक, ये मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये आपका बन गया है कि समकोण त्रिभुज। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब इसमें जो भुजाओं का अनुपात होता है, आपको 3 साइड दिख रहे हैं इसकी, ए बी बी सी और ए सी, तो इन साइडों का जो अनुपात होता है उससे हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। देखो अब त्रिकोणमिति को अनुपात को हमने 6 प्रकार से नाम दिया। पहला आपका आता है साइन। पहला क्या आता है बच्चे? साइन आता है। दूसरा आपका आता है कोसाइन। तीसरा आपका क्या आता है? टेंजेंट। ठीक है, अभी हम इनको अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, आपको ट्रिक भी बताएंगे कि याद कैसे रखना है कि इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है। चौथा आपका होता है कोटेंजेंट। चौथा हो गया। पांचवा आपका होता है सेकेंड। और जो छठा होता है आपका बच्चे, ये आपका होता है कोसेकेंड। ठीक, ये आपके 6 अनुपात बनते हैं और ये अनुपात जो होते हैं वो इन्हीं साइडों के अनुपात होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? इन्हीं साइडों के अनुपात होते हैं। तो देखो आप इन सारे जो ये लंबे लंबे वर्ड लिखे गए, लंबे लंबे शब्द लिखे गए, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं।
साइन का आप यूज करते हो सिर्फ और सिर्फ साइन, ठीक है, ई यहां से हट जाता है। कोसाइन में आप यूज करते हो कॉस, ठीक है, और ये जो आपका आई एन ई है वो हट जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको इन्हीं शब्दों का यूज मिलेगा, साइन मिलेगा, कॉस मिलेगा। टेंजेंट में आपका जेंट जो है हट जाता है, सिर्फ और सिर्फ tan बचता है। कोटेंजेंट में आपका ये पूरा हट जाता है, यहां से यहां तक कॉट बचता है। सेकंड में क्या होता है, सेकंड में आपका सेक सिर्फ बचता है और बाकी पूरा वर्ड जो हट जाता है। और कोस सेकंड में आपका कोसेक बचता है और बाकी पूरा वर्ड हट जाता है, ठीक है। ये आपके 6 जो आपके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। और इनका जो फुल नेम है वो इस तरफ लिखा है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपका इस तरह लिखा है, ठीक है। समझ में आया? देखो अब आपकी बात आती है कि ये जो अनुपात है, ये जो भुजाएं हैं, यहाँ पे कितने अनुपात बन सकते हैं। तो आप देख लेना, आपको यहाँ से 6 ही अनुपात मिलेंगे। इस साइड के साथ आप देख लेना इसका और इसका अनुपात, फिर इस साइड का देख लेना इसका और इससे अनुपात, और फिर इस साइड का देखना इससे और इससे अनुपात। आपको टोटल 6 ही अनुपात मिलेंगे, ठीक है। और इन्हीं 6 को अलग अलग नाम दिया गया है। अब आप बात करते हैं कि इन भुजाओं का आप नाम जानते होंगे, ठीक है। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज में हर एक साइड का नाम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, सभी को पता होगा। एक साइड को हम कर्ण बोलते हैं, एक साइड को हम लंब बोलते हैं, और एक साइड को हम क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है। ये 3 नाम से जानी जाती है, 3 साइड्स होती है वो 3 नाम से जानी जाती है। एक को कर्ण बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं, एक को आधार बोलते हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको क्या लगता है कि सर ये जो कर्ण है वो कौन सी साइड को हम कहें, ठीक है, आधार जो है हम किस साइड को कहें, और लंब जो है किस साइड को कहें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब जब इस वीडियो को देखने के बाद आप पढ़ोगे तो आपको ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखो कर्ण जो होता है वो हमेशा जो 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने वाली भुजा होती है 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, ठीक है। जो 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने भुजा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी कर्ण, ठीक है। क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। लंब क्या होता है, लंब होता है जो आपका कोण है, ठीक है, कोण के थीटा के सम्मुख भुजा क्या कहलाएगी बच्चे, जो आपका थीटा होगा उसके सम्मुख भुजा आपकी लंब कहलाएगी, ठीक है। अभी आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। आधार का होता है, ये होता है थीटा के संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा, ठीक है। तो आपको इस फिगर में ये देख के समझ में आ रहा होगा कि सर 90 डिग्री के सम्मुख भुजा होती है और कर्ण होती है, हाँ ठीक है, 90 डिग्री का एक कोण है और इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो कर्ण हो जाएगी, ठीक है, समझ में। लेकिन जो आपका थीटा जो आपने लिया है, जो कोण आपने माना, वो कोण कौन सा माना, क्योंकि यहाँ पे ना तो ये थीटा दिया गया है ना तो ये थीटा दिया गया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तो इन सारे के सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएंगे, इनके साथ जो होगा कोई ना कोई कोण आपको दिया रहेगा, ठीक है, कोई ना कोई कोण आपको दिया रहेगा और उसी कोण के हिसाब से हम लंब को डिसाइड करेंगे और उसी कोण के हिसाब से हम आधार को डिसाइड करेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूं। देखो मान लीजिए हमने ये लिया और ये यहाँ पे कर दिया साइन थीटा, मतलब हमने जो साइन का अनुपात लिया, साइन तो आपका होता है, अभी आपको बताया नहीं, लेकिन वो होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन वो लंब बटे कर्ण जो होगा वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हमारा जो थीटा है वो चेंज होता रहता है और इसी कारण से आपका लंब और आधार भी चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कोण कौन सा लिया है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, अब हमने इसको थीटा माना तो आप इस वाले कोण को भी थीटा मान सकते हो, ठीक है, आप इस वाले कोण को भी थीटा मान सकते हो, आप इस वाले कोण को भी थीटा मान सकते हो।
लेकिन जब आप इस वाले कोण को थीटा मानोगे तो थीटा के सम्मुख भुजा जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चे, वो आपकी हो जाएगी लंब, क्योंकि हमने थीटा इस कोण को माना है और इस कोण को माना है, तो इससे जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होती है, लंब होती है। और यहाँ पे थीटा के संलग्न भुजा जो होती है, तो थीटा आपने ये लिया, इसके साथ आपकी AC भुजा भी लगी हुई है और BC भुजा भी लगी हुई है, तो AC तो फिक्स है, वो तो कर्ण होगी ही होगी, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण होगी। लेकिन जो आपकी दूसरी संलग्न भुजा है वो आपकी आधार हो जाती है। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ये आपका आधार हो जाएगा। लेकिन अभी फिर भी आपको डाउट होगा, सर आप ये वाले कोण ले लेते हैं कि इसको हम थीटा मान लें, ठीक है, मान लेते हैं, हम फिगर दूसरा बना लेते हैं, ये ABC फिगर आपका सेम है, ये 90 डिग्री, तो कर्ण क्या होगी, कर्ण तो 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है, हमें पता चल गया। तो ये तो कर्ण फिक्स है। अगर हम ये थीटा मान लेते हैं अब की बार, तो जस्ट इसके सामने जो भुजा होगी वो लंब बन जाएगी और जो इसके साथ संलग्न भुजा है वो आपकी आधार बन जाएगी। बोलो यस या नो? समझ में आया कि नहीं? मतलब ये थीटा हमने लिया तो ये लंब था और ये थीटा ले लिया तो ये लंब बन गया। मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो चेंज होगा तो आपका लंब और आधार भी चेंज होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि लंब और आधार हमारा कैसे चेंज होता है और कैसे हम डिसाइड करेंगे कि आपका लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। ठीक है, अब हमने ये थीटा ले लिया, यहाँ पे ये sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो जो sin थीटा का अनुपात होता है वो होता है लंब अनुपात कर्ण। ठीक है, ये आपका जो अनुपात बनता है ये आपका होता है लंब अनुपात कर्ण। और बच्चे आप सभी को पता होगा कि जब चीजें आपके अनुपात में होती हैं तो इनको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, अंश और हर में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लंब अनुपात कर्ण जो होगा वो लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जो sin थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। मतलब थीटा चेंज करेंगे तो लंब भी चेंज होगा, कर्ण तो फिक्स होगा, अगर थीटा चेंज करेंगे तो लंब भी चेंज होगा, ये ध्यान रखना। cos थीटा जो होता है वो आपका आधार और कर्ण का अनुपात होता है, तो ये आपको हो जाएगा आधार बटे क्या होगा, कर्ण होगा। tan का होता है, tan आपका होता है लंब और आधार का अनुपात, तो ये आपको हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, अब एक आपको यहाँ से ट्विस्ट मिलेगा। ठीक है, एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, बाकी सभी बच्चों को पता ही होगा लेकिन जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए खास होने वाला है। कॉट जो होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कॉट जो होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है। मतलब ये हुआ कि tan को हम अगर 1/tan लिखें, ठीक है, 1/tan लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा cot थीटा। ठीक है, ये आपके आगे फार्मूले भी है, मैं आपको इसको भी बताऊंगा। देखो, तो अगर आप इसका रिलेशन एक दूसरे का उल्टा होता है तो यहाँ पे जो अनुपात है वो भी उलट जाएगा और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, क्योंकि हम जब इसको 1/लंब बटे आधार लिखेंगे तो आधार आपका ऊपर जाएगा, लंब आपका नीचे रह जाएगा। ठीक है, सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, सेक और कॉस एक दूसरे के विपरीत रिलेशन रखते हैं, तो ये आपको हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और कोसेक क्या होता है, वो साइन का उल्टा होता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 अनुपात आपके होते हैं जो आपका इस प्रकार से रिलेशन होता है। sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, cot थीटा आधार बटे लंब होता है, sec जो होता है वो कर्ण बटे आधार होता है, cosec जो होता है वो कर्ण बटे लंब होता है। बोलो समझ में आया? चलो अच्छी बात है। आप इसको जब नोट करेंगे तो आप इस तरीके से एरो भी बना लेना, जिससे आपको ये याद रहेगा कि ये एक दूसरे से विपरीत होते हैं या फिर एक दूसरे का इनवर्स रिलेशन रखते हैं। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अब इसको नोट कर लीजिएगा। आगे हम क्या करेंगे, एक आपकी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसको डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो इसको मैं रब करता हूं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कौन सी प्रमेय आपको बताया, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एक महान गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी। ठीक है, इन्होंने एक प्रमेय दिया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स के चैप्टर होते हैं जहां पे इनका यूज होता है। जैसे आप मेंसुरेशन ले लो, आप ज्योमेट्री ले लो, आप जाके आप निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले लो, और उसके बाद बहुत सारी जगहों पे वहां पे ये जो थ्योरम है वो यूज होती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, बेसिकली आपको एक समकोण त्रिभुज अगर दिया हो ए बी सी, तो यहाँ पे ये तो खंड होगा फिक्स है, और ये साइड अगर आप लंब मानोगे तो ये साइड आपका आधार हो जाएगा। तो आपको जो पाइथागोरस प्रमेय है ये कहता है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम किसी भी समकोण त्रिभुज पर, पाइथागोरस भी आपका समकोण त्रिभुज पर ही लगेगा, ये आप ध्यान रखना, और समकोण त्रिभुज का अगर हम कर्ण का स्क्वायर कर दें तो वो हमेशा लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, वो आपकी लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख लेना। इसको आप कैसे भी करके रखना हो तो रख लेना, समझना हो तो समझ लेना, कैसे भी करके इसको याद जरूर रखना भाई। ठीक है, तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो याद रखना। अब देखो इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बुक है और इसका हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखो यहां पे दिया गया है कि एबीसी आपका एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और उसमें जो दिया गया है कोण बी जो है वो है 90 डिग्री, और इसमें आपको दिया गया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, और आपको बताना है AC बराबर भी दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको sin A का मान बताना है, ये आपको बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपको दिया गया है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है तो इसको बनाएंगे। अब बताओ समकोण त्रिभुज तो बनता है किस तरीके से, ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर आप इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, तो हाँ बच्चे बिल्कुल इसको ऐसे बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, चाहो तो आप इसको वैसे बना लो। बस ये ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो आपको यहाँ पे सही सही पुट करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक समकोण त्रिभुज कहा गया है तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और उसमें आपसे ये फिक्स कर दिया गया है कि जो बी है वो 90 डिग्री का है, तो जो 90 डिग्री वाला शीर्ष होगा वो बी ही होगा, ना तो ए हो सकता है ना तो सी हो सकता है। तो जो आपका 90 डिग्री का कोण ये वाला है, तो इस शीर्ष का नाम फिक्स कर दिया गया है कि ये बी ही होगा, बी के अलावा ये सी और ए हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बाकी रिमेनिंग शीर्ष बनते हैं, रिमेनिंग वर्टेक्स बनते हैं, उनको आप कुछ भी मान सकते हो। हमने इसको ए मान लिया, इसको सी मान लिया, आप चाहो तो इसको ए मान के इसको सी मान सकते हो, उसमें आपको नहीं दिक्कत होने वाली है। लेकिन आपको ये जो समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण में बी जो 90 डिग्री का वर्टेक्स है उसको हम
बी ही मानेंगे, बी के अलावा आप कुछ भी नहीं मान सकते हो। ठीक है, समझ में आया? चलो अब इसमें आपको वैल्यू दिया गया है ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 4 और ए सी बराबर 5। तो इसको आप पुट कर दें। ए बी बराबर 3 दिया गया तो ये हो गया 3, बी सी बराबर 4 दिया गया तो ये हो गया 4 और ये आपका 5। हो गया कि नहीं हो गया? चलो हो गया तो अच्छी बात है। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि बताओ साइन ए का वैल्यू कितना होगा। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको ये जानना जरूरी है। ये आपका क्या लिखा है? ये आपका त्रिकोणमिति अनुपात का सिंबल होता है। ठीक है, ये आपका बताता है कि जो आपका अनुपात बनेगा वो आपका लंब और कर्ण का अनुपात बनेगा। ठीक है, ये फिक्स नहीं कर पाता है कि लंब कौन सा होगा, क्योंकि आपको पता है कि लंब जो होता है वो चेंज होता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कोण कौन सा लिया। ठीक है, तो ये जो लंब है वो चेंज होता रहता है। इसी को फिक्स करने के लिए हम एक यहाँ पे एंगल भी मेंशन करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? एंगल भी मेंशन करते हैं और ये आपका होता है साइन ए। इसका मतलब हम कोण ए के रिस्पेक्ट में जो लंब और कर्ण का अनुपात है वो देखते हैं, क्योंकि साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, लंब और कर्ण का अनुपात, और ये एंगल ये बताता है कि हमने एंगल कौन सा लिया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे समझ बैठते हैं साइन इनटू ए। तो बच्चों ये गलत है, ये कभी भी बराबर नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि साइन और ए का मल्टीप्लिकेशन, और इसका मतलब हुआ कि हम एक समकोण त्रिभुज में ए के रिस्पेक्ट में लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसको ऐसा मत मान बैठना, ठीक है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे पता हो गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या दिया गया है? साइन। यहाँ पे क्या दिया गया है? ए। तो हमने कोण कौन सा लिया है? ए वाला। ए के रिस्पेक्ट में हमें सारी चीजें देखना है। ए जब हमने ये लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? तो साइन ए बराबर जो होगा वो हो जाएगा BC बटे AC। BC आपका लंब हो और AC आपका कर्ण होगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दो। BC का वैल्यू दिया गया आपको 4 और AC का वैल्यू दिया गया है 5। तो यहाँ से आपका जो साइन ए का वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 4 बटे 5। क्या जाएगा? 4 बटे 5। अब एक चीज और मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देता हूं, ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे इसी पे बेस्ड। ठीक है, देखो साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ठीक, tan क्या होता है? लंब बटे आधार। और आपका cos क्या होता है? ये होता है आपका आधार बटे कर्ण। बोलो समझ में है कि नहीं? ये फॉर्मूले तो आपको बता ही रखा हमने। अब देखो किसी भी समकोण त्रिभुज में, ध्यान से सुनना, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो आपकी कर्ण साइड होती है, जो कर्ण वाली भुजा होती है, वो हमेशा लंब और आधार से बड़ी होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज की जो कर्ण है वो लंब और आधार दोनों से ही बड़ी होती है। क्या होती है? वो आपकी दोनों से ही बड़ी होती है। तो यहां से आपके कॉन्सेप्ट निकल के आता है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेगा जब एक्सरसाइज करोगे कंप्लीट। वहां पे आपको ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जब आप इनको करोगे तो आप आसानी से उनको कर सकते हो। इसको समझ लेना। देखो साइन और कर्ण, सॉरी साइन ए जो होगा लंब बटे कर्ण का अनुपात है। आपको पता है कि कर्ण बड़ा है, लंब छोटा है। कर्ण हमेशा ही बड़ा होता है
और लंब छोटा है, तो यहां से जो साइन ए का वैल्यू निकल कर आएगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी भी फ्रैक्शन को अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करते हो, मान लीजिए आपने 1 को 2 से डिवाइड किया, तो यहां से रिजल्ट जो हमेशा छोटा ही 1 से छोटा ही निकल के आता है। यहां पे हमने 1 को अगर 1.01 से भी डिवाइड करेंगे तब भी ये वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी। तो इसीलिए ये जो आपका लंब है वो छोटा है, कर्ण जो है वो बड़ा है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी sin a की वो हमेशा 1 से छोटी ही होगी। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया कि sin a का जो वैल्यू होगा वो हमेशा a 1 से छोटा होगा। अगर हम tan की बात करते हैं, तो tan का जो वैल्यू होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कर्ण जो है वो लंब और आधार से बड़ा होगा, लेकिन लंब और आधार, ठीक है, लंब और आधार में ऐसा कोई भी रिलेशन फिक्स नहीं है कि लंब बड़ा होगा कि आधार बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ठीक है, ये जो आपका लंब और आधार का रिलेशन हो सकता है, लंब बड़ा हो आधार छोटा हो सकता है लंब और आधार बराबर हो, और हो सकता है आपका लंब छोटा हो आधार बड़ा हो। तो इस केस में ये जो थीटा का वैल्यू है tan a की वैल्यू, वो हमेशा आपका क्या हो सकता है, वो हमेशा तो नहीं होता, ये आपका क्या हो सकता है, ये आपका 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। tan a का वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है और tan a का वैल्यू 1 के बराबर भी हो सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं, आई होप आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो tan a का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। और इसी केस में हम आधार की बात cos की बात करते हैं, तो cos में भी आपको पता है कि आधार छोटा होता है, कर्ण बड़ा होता है, तो यहां से भी आपका जो रिलेशन आएगा cos a का वैल्यू वो ऑलवेज लेस देन 1 से हमेशा 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 छोटा होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी तरीके से आप सिर्फ कोसेक और कॉट का भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो कर्ण है वो दोनों से बड़ा होता है, आधार और लंब में कोई रिलेशन फिक्स नहीं होता, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और कुछ अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन हम पिक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक है, देखो हाँ मिल गया अच्छा सा क्वेश्चन हमको। यहां पे दिया गया है कि यदि समकोण त्रिभुज से ए बी सी, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसमें आपका सी कोण जो है वो क्या है 90 डिग्री का फिक्स। इसमें आपको tan a का मान दिया गया है 1/√3 और tan b का मान दिया गया है √3, और इसमें आपको दिखाना है, सिद्ध करना है, जो आपका sin a cos b है, sin a cos b प्लस cos a sin b बराबर 1। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जो आपको चीजें दी गई पहले हम उसी से पिक करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज।
ठीक है, हमने क्या कहा था कि समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें आपका सी कोण क्या है 90 अंश। तो भैया यहाँ पे हमने गलती कर दिया। आप बता सकते हो कि क्या गलती किया, जल्दी से बताओ। हाँ देखो, आप सभी को समझ में आया होगा कि ये जो कोण 90 अंश वाला शीर्ष है ये फिक्स है, वो सी ही बनेगा और ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया कि सी जो होगा वो 90 अंश का ही होगा। तो हमने सी शीर्ष को जो वर्टेक्स है 90 अंश वाला उस पे रखेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है, देखो यहाँ पे आपको दिया गया है tan a बराबर 1/√3। क्या बन गया 1/√3। तो यहाँ पे अगर ये दिया है तो आपको पता होगा कि tan का जो अनुपात होता है वो होता है आपका लंब बटे आधार। इसका मतलब ये हुआ कि हम a के रिस्पेक्ट में लंब को देखेंगे तो वो 1 के होगा, मतलब 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये अनुपात दिया गया, ये फिक्स नहीं कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 1 किलोमीटर होगा, ये अनुपात देता है। ये बताता है कि 1 यूनिट अगर लंब होगा तो √3 यूनिट आपका आधार होगा। ठीक है, तो आपका लंब और आधार का जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका 1 यूनिट और √3 यूनिट। तो आपका a के रिस्पेक्ट में ये लंब होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 के, और ये आपका आधार होगा तो ये बन जाएगा √3 के, क्योंकि ये अनुपात बता रहा है, फिक्स वैल्यू नहीं बता रहा है। ठीक है, अनुपात जो होता है किसी भी फ्रैक्शन का जो आपने शॉर्ट मतलब सबसे लोएस्ट फॉर्म होता है, जो उसमें उभयनिष्ठ होता है काटने पीटने वाला, वो आप काट पीट के लास्ट में जो रिजल्ट बनता है उसको आप अनुपात के फॉर्म में लिखते हो। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे k आपका था, यहाँ पे k टाइम था, ये भी k टाइम था, दोनों को k टाइम से कट दिया, तो यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो अनुपात √3 बनेगा और ये रिलेशन आ जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हो कि ab का मान कितना होगा, ab स्क्वायर बराबर हो जाएगा ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। इसमें आप दोनों का वैल्यू रखोगे तो यहाँ से ac का मान कितना भाई √3 k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 3k ये वाला और 3k स्क्वायर ये वाला और k स्क्वायर ये वाला, दोनों हो जाएंगे 4k स्क्वायर, और इधर आपका था ab स्क्वायर। लेकिन आपको वैल्यू जो चाहिए वो ab का चाहिए, ab चाहिए तो आप ab का स्क्वायर रूट और इधर का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2k, मतलब जो आपका ab है ये 2k होगा, क्या हो जाएगा 2k होगा। ठीक है, tan b जो दिया गया है, tan b आपका क्या हो जाएगा b के रिस्पेक्ट में लंब बटे कर्ण, हाँ वो तो आपका वही आ रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये रिलेशन आपका पिक कर लो, इससे कोई मतलब नहीं, इसको अगर यहाँ पे पुट भी करोगे तो b के रिस्पेक्ट में ये आपका लंब ये रहा, तो यहाँ पे √3 k बटे k से k कैंसिल, यहाँ से भी √3 आ जाएगा, तो इसका मतलब आप देखोगे तो यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकलता है। अब आपको अगर इस एक्सप्रेशन को प्रूव करना है तो आप कर सकते हो, आप sin a का मान निकालो, cos b का निकालो, cos a का sin b का निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे अतः sin a का मान आप निकाल सकते हो, cos a का मान आप निकाल सकते हो, sin b का मान निकाल सकते हो, cos b का भी मान निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, sin a होता है आपका लंब बटे कर्ण। अब बताओ a के रिस्पेक्ट में आपका लंब क्या होगा k और कर्ण क्या होगा 2k, तो k/2k कैंसल आउट, k से k 1/2 आ जाएगा। cos a, अब cos a होता है आपका आधार बटे कर्ण, तो k a के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो √3/2k हो जाएगा, तो ये आपका होता है आधार बटे कर्ण, और आधार आपका a के रिस्पेक्ट में आएगा तो हो जाएगा 2k, और आपका कर्ण क्या होगा, सॉरी आधार आपका √3k हो जाएगा और कर्ण का हो जाएगा 2k, k से k कैंसिल, यहाँ से √3/2 आ जाएगा।
इसी तरीके से sin b जब निकालोगे तो लंब बटे कर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपका एंगल अगर b दिया गया तो b के रिस्पेक्ट में हमें देखना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा b के रिस्पेक्ट में ये देखेंगे तो ये आपका लंब ये हो जाएगा कर्ण, तो √3k/2k। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, k से k कैंसिल, √3/2 और यहाँ से cos b के रिस्पेक्ट में ये आपका आधार ये आपका कर्ण हो जाएगा k/2k और यहाँ से जब आपका आंसर आएगा तो वो हो जाएगा 1/। आप क्या करोगे, जो आपको प्रूव करना है sin a cos b प्लस cos a sin b, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने sin a cos a sin b cos b का निकाला है। तो sin a का आपने निकाला 1/2, cos b का आपने क्या निकाला है √3/2 और यहां से आपने क्या निकाला है, यहां से आपका आ जाएगा sin b cos a, यहां पे भाई गलत हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पे आपका ये आएगा cos b का वैल्यू आपने क्या निकाला, cos b का वैल्यू 1/2 निकाला है प्लस cos a आपका √3/2 और sin b आपका क्या हो जाएगा √3/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 और 1/2 का गुणा करेंगे तो 1/4 प्लस इसको जब गुणा करेंगे तो 3/4 और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आएगा 1 + 3/4 और यहां से फाइनल आंसर 4/4/1। तो ये आपका इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा कि जो आपको ये चीज दी गई थी इसी के हिसाब से आपका ये जो एक्सप्रेशन आएगा, ये जो आपको दिया गया है वो आपका बनके बराबर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं यार, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा और हमने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो स्टार्ट किए हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था, इस पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके टेबल होती है, जो फिक्स वैल्यू होती है त्रिकोणमितीय अनुपात के फिक्स एंगल पे, उनको देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से कंटिन्यू आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना, तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो भी आपका एजुकेशनल ग्रुप वगैरह है वहाँ पे शेयर कर देना ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप हमारे साथ बने रहना लास्ट तक, और मैं वादा करता हूँ कि आप अपने मैथमेटिक्स का जो स्कोर है वो अपनी सोच से भी ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहना, हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को डिलीवर करेंगे आपके साथ। और अगर आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है, ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। और हम सोच रहे हैं कि कुछ दिन बाद हम यहाँ पे लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जिसमें हम आपके साथ लाइव इंटरेक्शन कर सकें, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और लाइक तो कर ही चुके होंगे आई होप, अगर नहीं किए तो कर दो भाई, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आप अगर 10th क्लास में तो बेस्ट ऑफ लक, आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा कीजिएगा। और अगर आपने 9th से 10th में जंप किया, ठीक है, जंप नहीं मतलब एग्जाम दे करके आपने आए हैं, जंप तो वो होता है कि आपने पेपर ही नहीं दिया, जैसे कोरोना वाले क्या होते हैं अभी जो हाई स्कूल में थे, जो इंटरमीडिएट में थे, उनको सीधा बिना पेपर के पास कर दिया गया, ठीक है, तो उनको जंप कहते हैं। लेकिन आपने मेहनत किया है, आपने 9th का पेपर दिया है और आप जंप नहीं, आप अपनी मेहनत से आए, ठीक है। तो 9th क्लास वाले बच्चों के लिए तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टिंग आपकी अच्छी हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।